हाँ तो प्यारे बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोग मन लगा करके अपना तैयारी में लगे होंगे। तो देखिए आज की जो क्लास है प्यारे बच्चों, क्लास 10th फिजिक्स चैप्टर 1 का जो आप लोग 2025 में एग्जाम देने वाले हैं। 2025 में अगर आप भी एग्जाम देने वाले हैं तो यह वीडियो आपके लिए ही है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 10th फिजिक्स जो है साइंस के अंदर फिजिक्स चैप्टर 1 से लगभग आपको 10 से 15 लगभग 10 क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। लगभग कितने 10 क्वेश्चन, लगभग 10 क्वेश्चन आपको हूबहू इस चैप्टर से ऑब्जेक्टिव देखने को मिलेगा, जो बहुत ही आसान ऑब्जेक्टिव रहता है। तो चैप्टर 1 का आपका है जिसका नाम है आपका प्रकाश का परावर्तन। फिजिक्स चैप्टर 1 का नाम है प्रकाश का परावर्तन। इसमें हम लोग ऑल जितने भी ऑब्जेक्टिव है लगभग 50 ऑब्जेक्टिव है इस चैप्टर के अंदर, जो आपके एग्जाम स्पेशल के लिए हम पढ़ा रहे हैं। आपको निश्चित रूप से 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ देखने को मिलेगा, तो आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। क्योंकि यह क्लास आपका सब्जेक्ट वाइज हर एक सब्जेक्ट का इस एग्जाम तक हम सारे ऑब्जेक्टिव लगभग 2000 ऑब्जेक्टिव करा देंगे। ठीक है, तो मान लीजिए ये मान के चलिए कि आपका इस चैप्टर से 10 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और लास्ट में जो है आप लोग यह वीडियो आपको कैसा लगा, कितना एग्जाम की दृष्टि से हेल्पफुल है, आप लोग कमेंट करके ये बात जरूर हमें रिप्लाई दीजिएगा, बताइएगा, ताकि हम आगे का वीडियो फिर लेकर के आ सकें। तो चलिए बिना समय गंवाए आपका हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए सबसे जो पहला क्वेश्चन यहाँ पर स्क्रीन पर आपको शो कर रहा होगा, देख रहे हैं पर चैप्टर 1 का नाम है आपका प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, कहता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। देखिए क्वेश्चन कितने बार एग्जाम में आया है, 2012 में, 15 में, उसके बाद 20 में, 21 में, 23 में, 24 में, इतना लगातार इतने बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। प्रकाश के परावर्तन के जैसा कि आप सभी को प्यारे बच्चों मालूम होगा कि 2 नियम है। कितने नियम है? 2 नियम है। ठीक है, पहला नियम क्या कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। हो सके तो आप लोग लिख लीजिएगा इस बात को। ठीक है, तो ये ऑप्शन बी है। ऑप्शन बी इसका 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कुल मिलाकर के कितने नियम होते हैं? तो 2 नियम होते हैं। ऑप्शन बी जो होगा इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ हम लोग 2 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है आपका कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब वास्तविक, काल्पनिक, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई? बताइए। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो होता है ये हमेशा काल्पनिक होता है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है बच्चों? काल्पनिक होता है, याद रखिएगा। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि आप मान के चलिए एग्जाम में हूबहू क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिलेगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इस चैप्टर से बाहर आपको देखने को मिलेगा। तो आप लोग जरूर ध्यान पूर्वक इस क्लास को एग्जाम से पहले देख कर जाइए। ठीक है ना। 3 कहता है प्रकाश तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग, विद्युत चुम्बकीय तरंग, परावैगनिक तरंग, या इनमें से कोई नहीं। प्रकाश तरंग की अगर हम उदाहरण की बात करें तो ये हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग। ऑप्शन बी हो जाएगा विद्युत चुम्बकीय तरंग। प्रकाश तरंग का क्या उदाहरण है? तो विद्युत चुम्बकीय तरंग है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है कि परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से तो आपको पता होगा कि आपतन कोण बराबर क्या होता है? आपतन कोण बराबर होता है बच्चों, आपतन कोण बराबर होता है आपका परावर्तन कोण। आपतन कोण बराबर क्या होता है? परावर्तन कोण, अर्थात I बराबर R। यानी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। 4 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है मेरे भाई? प्रकाश की किरणें गमन करती है। आप सबको पता होगा प्रकाश की किरण हमेशा, हम लोग बचपन से पढ़ते हैं, प्रकाश की किरण कैसी रेखा में गमन करती है? तो बिल्कुल सीधी रेखा में गमन करती है ना। छठा कैसा है? दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है तो वह दर्पण कैसा होगा? अगर किसी भी वो दूरी पर वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत तभी होगा जब वो या तो समतल दर्पण होगा या उत्तल दर्पण होगा। समतल दर्पण या उत्तल दर्पण में ही प्रतिबिंब जो है सो आपका सीधा बिल्कुल प्रतीत होता है, और सीधा प्रतीत सीधा बनता है तो वह प्रतिबिंब काल्पनिक बनता है। ये भी याद रखिएगा बिल्कुल, है ना। 7 नंबर कहता है एक प्रकाश किरण एक समतल दर्पण पर लंबवत आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान कितना होता है? तो परावर्तन कोण का मान की अगर हम बात करें तो इस स्थिति में आपका 0 डिग्री हो जाता है बच्चों। ठीक है,
तो देखिए ये टॉपिक 1 था। टॉपिक 1 से आपको 7 क्वेश्चन देखने को मिला। इसके बाद टॉपिक 2 इसका शुरू होगा यहाँ से। टॉपिक 2 के अंदर आपको जो है यहाँ पर देखिए कुछ सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा गया है। जैसे प्रकाश पुंज क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। तो किरणों, प्रकाश की किरणों के समूह को हम लोग प्रकाश पुंज कहते हैं। प्रकाश पुंज 3 प्रकार के होते हैं। एक में होता है समांतर किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। देखिए सबसे पहले एक में होता है अपसारी किरण पुंज, 2 में होता है समांतर किरण पुंज और 3 में होता है अभिसारी किरण पुंज। याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें और इसे किरण आरेख द्वारा दर्शाएं। अब ये हम प्रकाश के परावर्तन के आपको 2 नियम बताए हैं। पहला नियम कहता है कि जब प्रकाश की किरण किसी प्रकाश स्रोत से चलकर चमकदार सतह से पड़ने के पश्चात उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। प्रकाश की किरण जब किसी प्रकाशीय सतोचालक किसी चमकदार सतह पर पड़ता है, कोई चमकदार सतह पर मान लीजिए दर्पण पर प्रकाश की सतह पड़ा और टकरा करके वापस लौट गया तो इस घटना को हम लोग प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। इसके अगर हम नियम की बात करें तो इसके 2 नियम है। एक नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब सभी एक ही तल में होते हैं, ठीक है। और दूसरा नियम कहता है कि आपतन कोण जो है परावर्तन कोण के बराबर होते हैं, ठीक है ना। जो किरण आरेख द्वारा भी यहाँ पर दर्शाया गया है, देख रहे हैं आपतन कोण I जो है परावर्तन कोण R के बराबर है और आपतित किरण ऐसे आया, ऐसे परावर्तित किरण लौट गया और ये समतल दर्पण से टकरा करके लौट गया, ठीक है। तो याद रखिएगा बच्चों, बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से टॉपिक 2 आपका स्टार्ट होता है जिस टॉपिक का नाम है गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण से संबंधित यहाँ से फिर से आपको लगभग 35 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहाँ से हूबहू क्वेश्चन आपके एग्जाम में लगभग 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर यहाँ से 10 क्वेश्चन नहीं देखने को मिलेंगे तो हम वादा करते हैं ये वीडियो आपको चैनल से डिलीट कर देंगे, ठीक है। इतना इंपोर्टेंट है, आप मान के चलिए यार। 8 से 10 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से देखने को हर एक हल में मिलेगा, ठीक है। पहला कहता है दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयोग किया जाता है। बच्चा को पता है दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है हजामती दर्पण में। और दाढ़ी और अवतल दर्पण का उपयोग और कहाँ कहाँ किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग सौर भट्टियों में, सौर कुकर में। उसके बाद रोगियों के नाक, कान, गले, दांत इत्यादि की जांच के लिए डॉक्टरों द्वारा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। याद रखिएगा बच्चों। उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो बच्चों उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग जो बाइक चलाते हैं या कार, मोटरसाइकिल वगैरह, स्कूटर, सभी में साइड मिरर के रूप में पीछे देखने के लिए, पीछे की गाड़ी को देखने के लिए हम लोग उत्तल दर्पण का यूज करते हैं। तो भाई समतल दर्पण का यूज कहाँ करते हैं, तो समतल दर्पण का यूज हम अपने घरों में अपना फेस, चेहरा देखने के लिए करते हैं, है ना बच्चों। बिल्कुल समझ में आ रहा है ना। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाएगा, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बड़ा पाया गया वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए। मुख्य फोकस तथा वक्ता केंद्र के बीच होना चाहिए, वक्रता केंद्र पर होना चाहिए, है ना, या फिर वक्रता केंद्र से परे होना चाहिए, या दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए। तो 2 नंबर का राइट जवाब ऑप्शन नंबर आपको जो है डी होगा, दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच होना चाहिए, ठीक है। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन कहता है गोलीय दर्पण को फोकसांतर एवं वक्ता त्रिज्या के बीच क्या संबंध है। तो ये आपको भी पता होगा, ये संबंध होता है F बराबर R/2। तो यहाँ से हम निकालेंगे तो R बराबर क्या हो जाएगा, R बराबर निकल जाएगा 2F, गुना कर देंगे कोना कोनी तो R बराबर 2F निकल जाएगा, यानी ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब बिल्कुल सीधा होता है, आपको पता होगा। 4 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। वही अगर हम वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, उल्टा होता है बच्चों, ठीक है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन अभी तुरंत हम बताएं, हजामती के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो हजामती दर्पण के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उत्तल का उपयोग कहाँ किया जाता है मेरे भाई, तो साइड मिरर के रूप में हम लोग अपना मोटरसाइकिल, बस, ट्रक इत्यादि में करते हैं। समतल दर्पण का उपयोग हम लोग अपना घर में फेस देखने के लिए करते हैं उपयोग। अगला 6 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे भाई, एक प्रयोग में अवतल दर्पण द्वारा किसी बिंब का प्रतिबिंब एक पर्दे पर प्राप्त किया जाता है तो दर्पण को फोकस दूरी निर्धारित करने के लिए प्रयोगकर्ता को मापने की जरूरत है। क्या मापने की जरूरत है, तो आप लोग याद रखिएगा कि दर्पण की हम पर्दा के बीच की दूरी मापेंगे और दर्पण तथा बिंब के बीच की दूरी मापेंगे, अर्थात ए और सी दोनों ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, याद रखिएगा, ठीक है। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है क्या कि दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों को प्रतिबिंब देखने के लिए करता है। तो दंत विशेषज्ञ अभी हम आपको बताए हैं कि रोगियों के नाक, कान, गले, दांत इत्यादि की जांच के लिए अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, कई बार बताए हैं, याद रखिएगा मेरे भाई।
ठीक है, तो 7 का जो है आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। समतल दर्पण का उपयोग हम लोग अपने घर में फेस देखने के लिए उपयोग करते हैं। उत्तल दर्पण का उपयोग बाइक के साइड मिरर के रूप में करते हैं, याद रखिएगा बिल्कुल। आप ही नहीं कि इनमें से सभी देख करके इसमें मार दीजिएगा, ऐसा कोई बात नहीं है कि इनमें से सभी रहेगा तो वही आंसर होगा, ऐसा कोई बात नहीं है, याद रखिएगा। ठीक है, 8वां कहता है यदि किसी बिंब के प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो वह प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। आप लोग याद रखिएगा, देखिए अगर किसी बिंब की प्रतिबिंब ऋणात्मक होगी तो वह प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक होगा और उल्टा होगा, और अगर प्रतिबिंब कहता है धनात्मक होगा तो प्रतिबिंब काल्पनिक होगा, काल्पनिक के साथ साथ सीधा होगा, याद रखिएगा। ऋणात्मक की बात जखनी किया प्रतिबिंब तो आप वास्तविक मारिएगा, एकदम आंख मूंद के ठोक के आइएगा, सही माना जाएगा। ठीक है ना बच्चों, चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी त्रिज्या वक्ता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। मान लीजिए वक्ता त्रिज्या r बराबर 32 सेंटीमीटर है, साथ में उत्तल दर्पण कहा है, तो आपको चिन्ह परिपाटी से याद दिला देते हैं कि उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी f और वक्ता त्रिज्या r। उत्तल दर्पण के लिए क्या होता है, धनात्मक होता है मेरे भाई, याद रखिएगा। अगर अवतल दर्पण के लिए पूछ दे फोकस दूरी f और वक्ता त्रिज्या r, तो अवतल दर्पण के लिए ऋणात्मक होता है हमेशा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर उत्तल दर्पण है ना, तो उत्तल दर्पण के लिए वक्ता त्रिज्या हो जाएगा प्लस में 32 सेंटीमीटर यानी धनात्मक। तो हमें चाहिए इसकी फोकस दूरी, तो f बराबर होता है r/2 मेरे भाई, तो f बराबर r/2 होता है, तो 32 बाई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, तो 2 से 16 बार में जाएगा, यानी कि f का मान कितना होगा, प्लस 16 सेंटीमीटर। कितना आएगा, प्लस 16 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कहता है नई कार्तीय परिपाटी चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे बिंब की दूरी ली जाती है। बिंब की दूरी क्या है, कहाँ से ली जाती है, तो 10 नंबर का राइट जवाब ऑप्शन बी होगा। बिंब की दूरी हमेशा क्या लिया जाता है, ऋणात्मक। किस दर्पण का उपयोग पश्चिम दर्पण के रूप में यानी पीछे देखने के लिए गाड़ी हम लोग करते हैं, तो ये उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। 11 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है, अभी तुरंत हम आपको बताए हैं। उत्तल दर्पण के लिए फोकस दूरी f और वक्ता त्रिज्या r दोनों का दोनों धनात्मक, और अवतल के लिए ऋणात्मक होता है, तो उत्तल के लिए धनात्मक होता है, यानी इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में बढ़ जाते हैं। किसी कार के अग्रदीप में यानी अगले वाले भाग में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो ये अवतल दर्पण। किसी भी कार के हेडलाइट की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर अवतल दर्पण का उपयोग करेंगे, और साइड मिरर के रूप में बात करेंगे तो उत्तल का उपयोग करेंगे। आगे पूछता है कि दर्पण का सूत्र है, दर्पण का सूत्र इनमें से कौन सा है, तो दर्पण का सूत्र की अगर हम बात करें बच्चों तो 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f हो जाएगा। अगर लेंस सूत्र की बात करते तो बी नंबर हो जाता है, माइनस में होता है लेंस सूत्र और प्लस में होता है दर्पण सूत्र, तभी दर्पण सूत्र पूछा है, इसलिए ए ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, 15 की ओर बढ़ते हैं। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। अवतल दर्पण के सामने वस्तु को हम कहाँ रखेंगे ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बनेगा, तो इसके लिए हम लोग वक्रता केंद्र पर रखना होगा वस्तु को। जब वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, समान आकार का बनेगा। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन कहता है किस दर्पण की फोकस दूरी होती है, समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत पर होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 17 नंबर कहता है कि उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है। उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, तो उत्तल दर्पण में बना काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है वो सीधा होता है एवं हर्षित होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, आगे 18 नंबर की ओर बढ़ते हैं। कहता है गोलीय दर्पण परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा क्या कहलाती है, तो ये कहलाती है गोलीय दर्पण का द्वारक कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल होगा सही। किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है, तो दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा की अगर बात करेगा तो या तो वो समतल होगा या तो उत्तल होगा। 19 का डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। 20 नंबर कहता है क्वेश्चन कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है और उत्तल की धनात्मक होती है, याद रखिएगा। किस दर्पण में हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, 21 नंबर का, तो किस दर्पण में, तो उत्तल दर्पण में हमेशा हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। और भी बात याद रखिएगा, उत्तल में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, आभासी बनता है, सीधा बनता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 की ओर बढ़ते हैं। 22 कहता है एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर है, तो गोलीय दर्पण कैसा है,
गोलीय दर्पण की फोकस दूरी जब ये प्लस 20 सेंटीमीटर कहा तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तब ये प्लस में 20 होगा जब वो दर्पण उत्तल होगा। अवतल होगा तो ऋणात्मक होगा, माइनस में होगा, अर्थात प्लस में है तो ये उत्तल हो जाएगा। 22 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, 22 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 23 नंबर कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। और हाँ, आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर अपना रिप्लाई दीजिएगा कि अपना जो कि आपको ये कैसा लगा, एग्जाम के लिए कितना हेल्पफुल है, ताकि हम आगे फिर इसी तरह का वीडियो तो चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 और सारा हम लेकर के आ सके। ठीक है, आप लोग एक प्यारा सा कमेंट, अच्छा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप कमेंट कीजिएगा उससे एक मोटिवेशन मिलेगा और हम आगे जितने भी चैप्टर है सभी चैप्टर आपको पढ़ाने के लिए एकदम तत्पर रहेंगे और ज्यादा से ज्यादा मेहनत करेंगे। कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, तो समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा काल्पनिक होता है, ऑप्शन बी होगा। अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए, फोकस और ध्रुव के बीच रखा जाना चाहिए, या वक्ता केंद्र से परे रखा चाहिए, या फोकस दूरी पर रखना चाहिए, या वक्ता केंद्र और फोकस के बीच रखना चाहिए। तो 24 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फोकस और ध्रुव के बीच हम लोग रखेंगे। ठीक है, 25 नंबर क्वेश्चन कहता है मेरे भाई कि किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है। ऋणात्मक कब मानी जाती है, तो जब अवतल दर्पण होती है। तो अवतल किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्ह परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो है ऋणात्मक मानी जाती है और उत्तल की धनात्मक, अर्थात बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। 26 नंबर की ओर बढ़ते हैं। 26 कहता है एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है तो परावर्तित किरण पुंज कैसा होगा, अपसारी होगा, अभिसारी होगा, समांतर होगा, या इनमें से कोई नहीं। तो 26 का राइट जवाब अभिसारी हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल याद रखिएगा, ऑप्शन बी इसका हो जाएगा। किसी समतल दर्पण का आवर्धन होता है, किसी समतल दर्पण की आवर्धन की अगर हम बात करें तो ये +1 होता है, याद रखिएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट है। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है, समतल से, उत्तल से, अवतल से, या इनमें से सभी से। तो 28 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कहता है मिल सकता है, यानी कि कभी थोड़ा भी चांस है कि आभासी प्रतिबिंब मिल सकता है। तो आपका समतल में भी मिलता है आभासी, उत्तल में भी मिलता है, अवतल में भी मिलता है, अर्थात इनमें से सभी में मिलता है, ऑप्शन बी हो जाएंगे। निर्देशांक चिन्ह परिपाटी में सभी दूरियां मापी जाती है तो दर्पण के ध्रुव से, ऑप्शन बी ही बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 2023 का क्वेश्चन है, 2025 में आने का ये चांस है 99%, तो आप लोग जरूर याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। बढ़ते हैं 30 नंबर क्वेश्चन की तरफ, और 30 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है, 30 नंबर क्वेश्चन कहता है फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो फोकस दूरी अगर 20 सेंटीमीटर है, एफ अगर 20 सेंटीमीटर है मेरे भाई, फोकस दूरी, तो हमें वक्ता त्रिज्या तो r बराबर 2f होता है, तो हम कर देंगे 2 गुने 20, तो 20 दूनी हो जाएगा ये कितना, 40 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 30 का याद रखिएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है मेरे भाई कि आंख कान गला चिकित्सा द्वारा उपयोग किया जाने वाला दर्पण कैसा है, तो ये अवतल दर्पण द्वारा रोगियों के नाक कान की जांच किया जाता है। उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान कितना होता है, तो उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान 1/2 होता है, याद रखिएगा। कहता है यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा बनेगा, आधा बनेगा, कम तीव्र बनेगा, इनमें से कोई नहीं। तो प्रतिबिंब जो बनेगा वो कम तीव्रता से बनेगा। 35 का ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे मेरे भाई, याद रखिएगा। 34 कहता है फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा यदि वस्तु का मान क्या होगा, तो वस्तु का मान कैसा होना चाहिए, तो वस्तु का मान की अगर हम बात करेंगे मेरे भाई, तो इसको बनाने पर ऑप्शन नंबर सी आएगा, 10 सेंटीमीटर से कम ही आएगा। ठीक है, मेरे भाई 35 नंबर क्वेश्चन कहता है कि फोकस से ध्रुव की ओर आने पर अवतल दर्पण से आवर्धन का मान क्या होगा, बढ़ेगा, घटता है, अचर रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये बढ़ता है, फोकस से ध्रुव की ओर जब ही हम अवतल दर्पण में आवर्धन का मान निकालेंगे तो वो दूरी बढ़ेगा। ठीक है, ऑप्शन ए होगा। एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चली चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है तो चींटी की गति की दिशा जो होगी फोकस से वक्ता केंद्र की होगी और होगी, फोकस से ध्रुव की ओर होगी, ध्रुव से फोकस की ओर होगी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट जवाब ऑप्शन बी होगा, फोकस से ध्रुव की ओर होगी, यानी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का राइट जवाब है। इसी के साथ लगभग इस वीडियो में हम जो है आपको लगभग 7 क्वेश्चन पहले कराए और फिर जो है सो दूसरा टॉपिक में 36 क्वेश्चन कराए। टोटल क्वेश्चन कितना हो गया मेरे भाई, तो 43 क्वेश्चन हो गया।
इतना ही में से आपको 10 नंबर के क्वेश्चन एग्जाम में हम 100% चैलेंज के साथ कर सकते हैं, मिल सकता है। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को अच्छा से देखिए और वीडियो कैसा लगा रिप्लाई में जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। इसी तरह से हम सारा ऑब्जेक्टिव टॉपिक वाइज आपको लेकर के आएंगे, चैप्टर वाइज लेकर के आएंगे, जो आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। अभी तक अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं, सब्जेक्टिव का भी वीडियो आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। अभी तक अगर आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो आपको मान लीजिए कि यहाँ से एक सप्ताह क्लास कीजिए, आपके एग्जाम में बहुत अच्छा आप करके आएंगे, ये आप मान के चलिए। चलिए तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।